नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान क्या कह रहा है और ट्रंप क्या कह रहे हैं, दोनों के बयानों को देखेंगे तब पता चलेगा किसके खेमे में घबराहट है, हताशा है, कौन बयान का इस्तेमाल पर्दे के पीछे छुपने के लिए कर रहा है और कौन अपने बयान का इस्तेमाल सामने आकर लड़ने के लिए। दर्जनों बार बयान बदलने वाले ट्रंप ने फिर से कुछ कहा है। फॉक्स न्यूज से ट्रंप ने कहा कि हो सकता है वे ईरान से बातचीत के लिए तैयार हो जाएं, मगर इस पर निर्भर करता है कि बातचीत की शर्तें क्या होंगी। क्या यह ट्रंप का एक और पैंतरा है? अल जजीरा ने लिखा है, ट्रंप के इन बयानों से इस्राएल में अधिकारी चिंतित होने लगे हैं कि कहीं ट्रंप युद्ध ना रोक दें। इस वीडियो में हम ट्रंप के पल पल बदलते बयानों पर बात करेंगे, लेकिन पहले ईरान के बयानों की। पिछले 11 दिनों से ईरान के सारे बयान एक ही लाइन पर हैं कि हम पीछे नहीं हटने वाले, जब तक लड़ना होगा लड़ेंगे। आपकी स्क्रीन पर यह सब ईरान के ही बयान हैं। ईरान ने कहा है कि अब से वह जिन मिसाइलों को दागने वाला है उसमें 1 टन के वजन वाले बम होंगे, ज्यादा डरावने और शक्तिशाली। IRGC ने कहा है कि सवाल ही नहीं ईरान पीछे हट जाए। ईरान ने क्लस्टर मिसाइल की एक तस्वीर जारी की जो देखने में एक पतली सी मिसाइल लगती है, लेकिन आसमान में पहुंचती है तब इसमें से कई मिसाइलें और निकल आती हैं। इस्राएल में पिछले 2 साल से आपातकाल घोषित है। ईरान ने इस बार इस्राएल पर कम मिसाइलें दागी, लेकिन इसके बाद भी उसने इस्राएल को काफी नुकसान पहुंचा दिया है। लेकिन ईरान का निशाना कहां है? अमेरिका पर ज्यादा है। खाड़ी के देशों पर हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं। अमेरिका ने अगर कहीं से भी सोचा होगा कि ईरान इस्राएल से लड़ेगा तो उसे इस बार झटका मिला होगा। ईरान ने अमेरिका को ही अपना मेन टारगेट बना लिया है। ईरान की रणनीति साफ नजर आती है। वह अमेरिका से लड़ रहा है, अमेरिका से लड़ना चाहता है, जिसके दम पर इस्राएल ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। ईरान के बयानों की लिस्ट देखिए। 1 लीटर तेल नहीं जाने देंगे, खाड़ी के देश अमेरिका के राजदूतों को निकाल दें तभी हॉर्मुज से तेल ले जाने की इजाजत देंगे। हम सीज फायर चाहते नहीं, 10 साल लड़ेंगे। सीज फायर चाहिए तो गारंटी दो, कभी हमला नहीं करेंगे। हमलावरों के चेहरे में मुक्का मारेंगे ताकि दोबारा हमला ना करें। हमें बात नहीं करनी है, दुश्मन के सैनिक ठिकाने नष्ट करने हैं। यह सब ईरान की तरफ से आने वाले बयान हैं। ईरान कह रहा है 1 लीटर तेल का निर्यात नहीं करने देंगे, यानी खाड़ी के देशों का जो मूल धंधा है उसके बारे में फैसला ईरान कर रहा है। और ईरान ने तेल और गैस के उत्पादन से लेकर सप्लाई की चेन तक को ठप कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी तेल कंपनी एडनॉक के रुवैस प्लांट पर ईरान के हमले से आग लगने की खबर आई। यह खाड़ी की एक साइड पर बनी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। दुनिया की 4थी सबसे बड़ी रिफाइनरी कही जाती है। रॉयटर्स के अनुसार ड्रोन के हमले के बाद इसे बंद कर दिया गया है। इसी तरह की खबरें खाड़ी के देशों से आती हैं। ईरान भारी नजर आता है। यह काफी बड़ी घटना बताई जा रही है जो तेल और गैस की सप्लाई का संकट और बढ़ा देगा। अबू धाबी के एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर भी ड्रोन हमले के बाद आग लगने की खबर है। ईरान का ड्रोन कभी भी कहीं भी पहुंच जा रहा है। आज खाड़ी के देशों में अमेरिका के सैनिक अड्डे किसी काम के नहीं रहे, ना अमेरिका के लिए ना खाड़ी के देशों के लिए। उनके होते हुए भी ईरान खाड़ी के देशों पर हावी हो गया है। नवंबर 2025 में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ आर्थिक और रक्षा समझौता किया। दोनों देशों के बीच समझौता हुआ कि सैन्य सहयोग बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे, हथियारों की सप्लाई होगी, सुरक्षा का जो खर्चा आएगा दोनों देश मिलकर उठाएंगे। ट्रंप ने उस समय कहा कि सऊदी अरब नेटो के बाहर अमेरिका का सबसे बड़ा सैनिक सहयोगी बन गया है। लेकिन क्या सऊदी अरब इस युद्ध में अमेरिका की मदद कर पा रहा है? इसे लेकर ट्रंप के सहयोगी सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने सवाल किया है कि इस समझौते का क्या मतलब रह जाता है।
उनके ट्वीट में लिखा है कि रियाद में अमेरिका की एम्बेसी को खाली किया जा रहा है क्योंकि ईरान से लगातार हमले हो रहे हैं। जहां तक मैं समझ रहा हूं, लिंडसे कहते हैं, सऊदी अरब ईरान के आतंकी रेजीम के खिलाफ अपनी सैन्य क्षमता का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अमेरिका को ऐसे देश के साथ डिफेंस डील क्यों करनी चाहिए जो दोनों देशों के हित की लड़ाई में उसके साथ खड़ा भी नहीं होना चाहता। इस लड़ाई में अमेरिकी मारे जा रहे हैं, अमेरिका अरबों खर्च कर रहा है और सऊदी अरब केवल बयान दे रहा है। पीछे से जो कर रहा है उसका बहुत सीमित फायदा है। वो सैन्य लड़ाई में सामने नहीं आना चाहता। खाड़ी के देशों से सवाल किया है लिंडसे ग्रैहम ने, अगर आप अपनी सेना का इस्तेमाल अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? उम्मीद है इसमें जल्द बदलाव होगा, नहीं तो इसके अंजाम भी होंगे। ये लिंडसे ग्रैहम का सवाल है जो काफी अरसे से ईरान पर हमले के पक्षकार रहे हैं। जिस ट्वीट में धमकाने की कोशिश कर रहे हैं उसे पढ़कर यह भी लग रहा है कि अमेरिका लाचार हो गया है, सऊदी के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि अब तो मदद कीजिए, मगर सऊदी अरब ईरान के भय से मदद नहीं कर पा रहा। ट्रंप का खेमा काफी परेशान लग रहा है। खाड़ी के देशों में अमेरिका अकेला पड़ गया और खाड़ी के देश ईरान के हमले के डर से अमेरिका के साथ खुलकर नहीं आ रहे। क्या आप सोच सकते हैं कि खाड़ी के देश अमेरिका का साथ नहीं दे पा रहे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे? अमेरिका के साथ खुलकर लड़ाई के मैदान में खाड़ी के देश क्यों नहीं आ पा रहे? क्या इसके पीछे ईरान को कुछ भी क्रेडिट ना दिया जाए कि उसने अमेरिका के सहयोगियों में भगदड़ मचा दिया है? ईरान से आने वाले बयानों में अगर मगर जैसी कोई बात नजर नहीं आती। बातचीत या पीछे हटने को लेकर इशारा तक भी नहीं। अब जब ईरान मेज पर नहीं आना चाहता तो ट्रंप का एक और बयान है, 20 गुना अधिक हमला होगा ईरान पर। जवाब में ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सचिव अली लारिजानी ने कहा कि ईरान के लोग आपकी झूठी धमकियों से नहीं डरते। आपसे बड़े बड़े लोग आए और चले गए लेकिन ईरान के लोगों को खत्म नहीं कर पाए, इसलिए सचेत रहिए कहीं आप ही ना खत्म हो जाएं। ऐसा नहीं कि ईरान पर हमला नहीं हो रहा, ईरान में तबाही नहीं हो रही, यह सब भी हो रहा है, लेकिन ईरान पीछे नहीं हट रहा। इस युद्ध को लेकर उसकी सैनिक और मानसिक तैयारी एक जैसी नजर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था, हम 20 साल से इस युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं और 10 साल तक लड़ेंगे। सेना के हर पद पर, प्रशासन के हर पद पर 4 उत्तराधिकारी पहले से ही तय हैं। इस नीति को फोर्थ सक्सेसर कहा जाता है। खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने नया सुप्रीम लीडर चुनकर अमेरिका को जवाब दिया कि उससे फर्क नहीं पड़ा। जगह जगह पर बड़ी संख्या में लोग बाहर आकर नए सुप्रीम लीडर के प्रति निष्ठा जाहिर कर रहे हैं। नए सुप्रीम लीडर अभी तक पब्लिक के बीच नहीं आए, मगर पब्लिक उनके लिए सड़कों पर आ रही है। उनके भाषण का इंतजार किया जा रहा है। ईरान ने केवल बयान नहीं दिया, बल्कि उसने अमेरिका के सैनिक ठिकानों, एंटी मिसाइल सिस्टम को ठीक ठीक नुकसान पहुंचाया। पश्चिमी मीडिया में शुरू से खबरें आ रही थीं कि ईरान की मिसाइलें खत्म होने वाली हैं। 4 मार्च को टाइम्स ऑफ इसराइल ने रिपोर्ट किया कि अगर ईरान इसी तरह हमला करता रहा तो बहुत जल्द उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें खत्म हो जाएंगी। 2 दिन बाद इसराइल की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा, इसराइल के हमले ने ईरान के एयर डिफेंस का 80% हिस्सा बर्बाद कर दिया और उसके 60% मिसाइल लॉन्चर ध्वस्त हो चुके हैं। उनके इस बयान के कुछ घंटे बाद ही ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया। इसके बाद भी ईरान पीछे क्यों नहीं हट रहा? सोचिए, ईरान ने सरेंडर क्यों नहीं किया? क्या आप ऐसे किसी देश को जानते हैं जिसका एयरफोर्स युद्ध में नष्ट हो जाए? ट्रंप के अनुसार जिसकी नौसेना पूरी तरह से खत्म हो जाए, उसके बाद भी वह देश अमेरिका और इसराइल के पसीने छुड़ा रहा हो, वह तय कर रहा हो कि खाड़ी के देशों में तेल और गैस के उत्पादन और निर्यात शुरू करने की शर्तें क्या होंगी। इन खबरों को देखकर पता चलता है कि 11 दिनों तक ईरान अमेरिका पर किस तरह हावी रहा है। यूएई और जॉर्डन में अमेरिका के रेडार तंत्रों को ईरान ने काफी नुकसान पहुंचाया। एक खबर के अनुसार पेंटागन दक्षिण कोरिया के
अपने थर्ड रेडार सिस्टम को उठाकर मिडिल ईस्ट लाने वाला है। कुछ दिन पहले तक इस्राइल दावा कर रहा था ईरान का डिफेंस सिस्टम मिसाइल लॉन्च करने की उसकी क्षमता ध्वस्त होने वाली है। अब अमेरिका को दक्षिण कोरिया हिंद महासागर से अपने हथियारों को मध्य पूर्व के देशों में लाना पड़ रहा है, जिन्हें हम पश्चिम एशिया या खाड़ी के देश कहते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि पेंटागन प्रशांत महासागर हिंद महासागर में अपनी पेट्रियट मिसाइल की स्टॉक पाइल का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन मुश्किल है, उसे यह भी डर है कि ईरान अपने हमले ना बढ़ा दें। हर विश्लेषण में ईरान का डर बड़ा दिखता है। क्या अमेरिका को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ईरान उसे इतनी बड़ी चुनौती दे देगा? इस बारे में ट्रंप का बयान गौर करने वाला है। युद्ध के समय एक खबर आई कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस युद्ध के विरोधी हैं। ट्रंप ने भी अब मान लिया कि जेडी वांस की राय अलग थी, लेकिन उन्होंने जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ की राय को ज्यादा तवज्जो दी। जैरेड कुशनर कौन है? ट्रंप के दामाद हैं, व्यापारी हैं। स्टीव विटकॉफ कौन है? ये भी व्यापारी हैं, कारोबारी हैं और पश्चिम एशिया में ट्रंप के राजदूत हैं। The situation was very quickly approaching the point of no return, and the United States found it intolerable, in my opinion, based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco so involved, that I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this at the time we did it, I think they had in mind to attack us. ब्रिटेन के चैनल 4 पर ईरान के एक प्रोफेसर का इंटरव्यू वायरल हुआ। प्रोफेसर मोहम्मद मारांदी ने कहा कि ईरान के कमजोर होने को लेकर इस्राइल ने झूठी खबरें फैलाईं और बेवकूफ अमेरिकियों को गलत जानकारी दी ताकि वे ईरान पर हमला कर दें। मुमकिन है वे इस बयान से मनोवैज्ञानिक असर पैदा करना चाहते हों कि क्या नेतन्याहू ने ट्रंप को सही जानकारी दी है या उन्हें उकसाकर फंसा दिया है। ट्रंप ने नेतन्याहू को लेकर कोई बड़ा बयान नहीं दिया, बल्कि उनके कई बयानों में नेतन्याहू का जिक्र सुनाई नहीं दे रहा। जिस तरह से हमने इस वीडियो की शुरुआत में ईरान के स्टैंड को देखा, अब ट्रंप के बयानों को देखते हैं। युद्ध को लेकर उन्होंने CNN, CBS, NBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और NPR से जो कहा, उससे पता चलता है ट्रंप को ही नहीं पता क्या बोल रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी हैरान हो जाते होंगे कि 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए और ट्रंप 1 घंटे में 12-12 चैनलों से बातें कर रहे हैं। कैसे रिपोर्टर ट्रंप को फोन कर देते हैं और ट्रंप उनके साथ चैनलों पर लाइव शुरू हो जाते हैं। किसी से कहने लग जाते हैं, मेरे पास हर चीज का प्लान है, आप काफी खुश होंगे। CBS न्यूज से कहते हैं युद्ध पूरा हो चुका है, काफी हद तक पूरा हो गया है, हम अपने समय से आगे चल रहे हैं। NBC से बातचीत में तेल पर कब्जा करने वाली बात पर कोई खास बयान नहीं दिया, कहा इस बारे में लोग बात तो कर रहे हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट से इंटरव्यू में कहा जमीनी कार्रवाई को लेकर उनकी सरकार फैसला लेने से बहुत दूर है। कभी कहते हैं जब तक ईरान सरेंडर नहीं करेगा युद्ध नहीं रोकने वाले। अगर ईरान ने तेल डिपो पर हमला किया उस पर और जोरदार हमला होगा। ट्रंप ने कहा हमें पता है ईरान कहां ड्रोन बनाता है, उस पर हमला करेंगे। उसकी मिसाइल क्षमता को 10% कम कर दिया है। हमने ईरान में हर ताकत को पूरी तरह मिटा दिया, उसकी नौसेना खत्म कर दी है। Pretty well complete. We've wiped every single force in Iran out very completely. Most of Iran's naval power has been sunk. It's on the bottom of the sea. It's almost 50 ships. I was just notified it's 51 ships. I didn't know they had that many. Didn't last very long. And these are fighting vessels. They're meant to fight, but they're not meant to fight against us. ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या इंटरव्यू, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्या बोल रहे हैं और उनके बोलने के बाद युद्ध के हालात पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ ईरान है जो लड़ने की बातें कर रहा है और लड़ भी रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका है जो कभी युद्ध रोकने की बातें करता है, कभी कुछ कहता है। एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया, आप कहते हैं युद्ध पूरा हो चुका है, आपके रक्षा सचिव तो कहते हैं अभी तो शुरू हुआ है, तो सही क्या है बता दीजिए।
ट्रंप का जो जवाब है किसी भी कॉमेडी शो का शानदार आइटम बन सकता है। कहते हैं दोनों बातें कही जा सकती हैं, युद्ध पूरा भी हो चुका और युद्ध अभी शुरू ही हुआ है। Yeah, please. Thank you. Mr. President, you've said the war is, quote, very complete, but your defense secretary says this is just the beginning. So which is it, and how long should Americans be prepared Well, I think for you could this war say to it last both. for? It's the beginning. It's the beginning of building a new country, but they have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar, they have no telecommunications, and they have no leadership. It's all gone. ट्रंप के बयानों में ना तो कोई इरादा नजर आता है, ना कोई रणनीति। मनोरंजन काफी है। ट्रंप एक तरह से जीत का ऐलान करना चाहते हैं ताकि युद्ध रोकने का रास्ता मिल जाए। पिछले साल जून में ट्रंप ने ईरान पर हमले के तुरंत ही बाद एक तरफा युद्ध रोकने का ऐलान कर दिया, कह दिया हम तो जीत गए। क्या ट्रंप इस बार भी वैसा ही कुछ करने की सोच रहे हैं या उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जा रहा है? युद्ध पूरा हो चुका है, उनके इस बयान से ही 10 मार्च को शेयर मार्केट में गिरावट का तूफान थम गया। हो सकता है ट्रंप का यह बयान बाजार के लिए दिया गया हो, लेकिन कब तक वे इस तरह के बयानों से बाजार को उलझा सकते हैं? भले ही उनके बयान के बाद कच्चे तेल का भाव $100 प्रति बैरल से नीचे आ गया, लेकिन अभी भी यह $90 के आसपास है, जो कहीं से भी कम नहीं। सबसे बड़ी बात है, क्या अमेरिका के बस की बात है कि वह युद्ध रोक दे? वह इस्राइल का साथ नहीं छोड़ सकता और इस्राइल उससे नहीं। अगर इस बार अमेरिका पहले निकल गया तो नेतन्याहू को राजनीतिक रूप से गहरा धक्का पहुंचेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है, ट्रंप प्रशासन की खबर रखने वाले लोग मानते हैं कि किसी तरह से युद्ध से निकलने की तैयारी की जाए। ट्रंप ही घोषणा कर दें कि उनकी सेना ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर युद्ध लंबा खींचा तो ट्रंप का जनाधार कमजोर होगा। पेंटागन के अधिकारियों ने कांग्रेस को बताया कि पिछले 7 दिनों में अमेरिका को $6 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, 8 सैनिक मारे गए हैं, इसलिए एक तरफा ऐलान कर युद्ध को रोक देना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो यह ईरान की बड़ी जीत होगी और इस्राइल की सबसे बड़ी हार। अमेरिका के इस युद्ध से निकलते ही ईरान के लिए एक मौका भी बन सकता है कि वह इस्राइल से अपनी कसर पूरी कर ले। कमाल है, नेतन्याहू चाहते हैं युद्ध जारी रहे ताकि इस्राइल में उनका जनाधार मजबूत रहे, और ट्रंप चाहते हैं युद्ध खत्म हो जाए ताकि अमेरिका में उनका कमजोर होता जनाधार बच जाए। ये दोनों नेता एक चुनाव जीतने के लिए पूरी दुनिया के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। इस युद्ध में अमेरिका का ज्यादा नुकसान हो रहा है। जैसे ही ट्रंप का टैरिफ फेल हो गया, कहीं पहुंचा नहीं, उसी तरह लगता है ईरान पर हमले का उनका फैसला भी उनके लिए एक और दलदल बन जाएगा। एक पांव निकालते हैं तो दूसरा फंस जा रहा है। इस्राइल के पास भले ही दुनिया की अचूक टेक्नोलॉजी ना हो, उसके पास अमेरिका को युद्ध में उतारने और फंसाने का सबसे बड़ा दलदल जरूर है। इस्राइल को दलदल का निर्यात करना चाहिए ताकि दूसरे देशों के नेता भी उसके बनाए दलदल में फंसते नजर आएं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।